आज हम आपको एक दिलचस्प और हकीकत पर मबनी वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो बरतानिया में बसने वाले एक पाकिस्तानी ख़ानदान का है। ये कहानी सास और बहू के ताल्लुकात की है कि किस तरह से एक सास ने अपनी मेहनत से बनाई हुई जायदाद पर अपना हक साबित किया और बहू को एक अमली सबक सिखाया। तो चलें शुरू करते हैं ये अनोखा और दिलचस्प वाक़या। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, सास और बहू का रिश्ता ऐसा है जैसे माँ और बेटी का हो, लेकिन इस रिश्ते में कहासुनी भी चलती रहती है और एक सर्द जंग भी हर वक्त जारी रहती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में रहने वाली बाज़ माएँ बहू के तानों के आगे हथियार डालकर अपने बेटे की खातिर एक कोने में सिमट कर खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं, और बाज़ बहुएं अपना घर बसाने और बच्चों की खातिर सारी ज़िंदगी ससुराल वालों के जुल्म सहती हैं। लेकिन यूके में रहने वाले लोग ज़रा मुख्तलिफ हैं। वो अपना हक भी जानते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी से मेहनत से कमाई गई चीज़ों पर अपना हक जताना भी जानते हैं। ऐसी ही एक अनोखी सास बहू की कहानी यूके में रहने वाले एक ब्रिटिश पाकिस्तानी फैमिली के घर में भी गुजरी, जिसमें सास ने अपनी बहू को ऐसा सबक सिखाया कि वो सारी ज़िंदगी इसके सामने दोबारा मुँह ना खोल सकी। इस सच्ची कहानी से एक सबक ज़रूर मिलता है कि जब तक इंसान ज़िंदा है उसे अपनी जायदाद, ज़मीन, अपना रुपया पैसा अपने ही इख्तियार में रखना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी सगी औलाद को भी इसका नाजायज़ इस्तेमाल करने का मौका नहीं देना चाहिए, वरना इंसान के साथ वही कुछ होता है जो पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर वालिदैन के साथ होता है, जो अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद का बंटवारा कर देते हैं, बच्चों के सुपुर्द कर देते हैं और फिर आखिरी उम्र में औलाद के मुँह की तरफ देखते रहते हैं कि अब ये हमारे साथ क्या करेंगे। यूके में रहने वाले ब्रिटिश पाकिस्तानी और उनकी कहानियाँ। लेकिन आज की ये कहानी बहुत ही दिलचस्प किस्म की है। इसमें यूके में रहने वाली एक सास ने अपनी बहू को खामोशी के साथ एक ऐसा सबक सिखाया कि ना कोई कहा सुनी हुई और ना तू मैं हुई, ना कोई ताने दिए गए, बल्कि सास ने अमली तौर पर यह साबित करके दिखाया कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ और तुम मेरे सामने इस तरह की बदतमीजियाँ नहीं कर सकती। ये कहानी है नासरा बेगम की, जो कई दहाइयाँ पहले अपने शोहर के साथ यूके गईं और वहाँ पर जाकर उन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत मेहनत की। इनका एक ही बेटा था इकलौता, जिसका नाम था इमरान। शोहर की वफ़ात के बाद नासरा बेगम अपने बेटे इमरान, बहू सना और एक पोते के साथ अपने घर में सुकून से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रही थी। नासरा बेगम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उन्होंने यूके में मुख्तलिफ नौकरियाँ की, जैसे कि सेल्समैन का काम, फूड पैकिंग वगैरह। इनके शोहर यूके में टैक्सी ड्राइवर थे। दोनों मियाँ बीवी ने दिन रात मेहनत की और यूके में अपना घर बनाया। रकम की मुकम्मल अदायगी कर दी गई और घर फ्री होल्ड हो गया। शोहर की वफात के बाद नासरा बेगम इसी घर में आराम से रह रही थी। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन से वो अपना गुजारा खुद करती थी। कभी बेटे या बहू से पैसों की डिमांड नहीं की। पेंशन उनके अपने अकाउंट में आती और वो इसमें से कुछ खर्च करके कुछ सेविंग भी कर लेती थी। उम्र ज़्यादा होने की वजह से जोड़ों और घुटनों में दर्द रहता था, इसलिए वो नीचे वाले कमरे में ही रहती थी। नीचे सिंक रूम, किचन, बाथरूम और इनका कमरा था। बेटा बहू ऊपर रहते थे और एक छोटा कमरा पोते के लिए था और एक कमरा गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। नासरा बेगम की आदत थी कि फजर की नमाज के बाद सूरह रहमान ऊंची आवाज़ में टीवी पर चलाकर सुनती थीं। सिंक रूम में बैठकर मौसम एंजॉय करती और चाय पीती थीं। उन्हें पुरसकून सुबह पसंद थी। दूसरी तरफ बेटा सुबह देर तक सोता था और बहू बच्चे को स्कूल भेजने की तैयारी करती थी। नासरा बेगम ऊंची आवाज़ में तलावत इसलिए सुनती थी कि घर में बरकत हो और उन्हें खुद भी सुकून मिलता था, क्योंकि नज़र कमज़ोर होने की वजह से खुद कुरान पढ़ना ज़रा मुश्किल था। पोता अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन बहू सना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि इसका बेटा दादी के ज़्यादा करीब हो रहा है। एक दिन सना ने बदतमीज़ी से आकर टीवी का प्लग निकाल दिया। नासरा बेगम को हैरत नहीं हुई, क्योंकि ये सब अक्सर होता था। सना का मसला ये था कि ऊंची आवाज़ में तलावत से शोहर की नींद ख़राब होती है और असल में उसे ये भी बुरा लगता था कि बेटा दादी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। सना ने नासरा बेगम से कहा कि आप सुबह अपने कमरे में गुजारा करें, वहाँ छोटा टीवी रख लें, लेकिन हमारे
हमारी ज़िंदगी डिस्टर्ब ना करें। इमरान ये सब सुन रहा था मगर उसने बीवी को कुछ नहीं कहा। नासरा बेगम ने खामोशी से अपना हैंडबैग, मोबाइल, गाड़ी की चाबियां ली। घुटनों के दर्द के बावजूद उठी, बहू और बेटे को गहरी नज़र से देखा और बगैर कुछ कहे घर से निकल गई। वो सीधा होटल चली गई और कमरा किराए पर लिया, वहां पर रहने लगी। अगले ही दिन उन्होंने सोलिसिटर से राब्ता किया, इवेक्शन नोटिस बनवाया जो बेटे, बहू और पोते के खिलाफ था, क्योंकि घर उनके अपने ही नाम पर था। उन्होंने 1 महीना होटल में गुजारा। सोलिसिटर ने कानूनी तौर पर इवेक्शन नोटिस भिजवा दिया। नोटिस मिलते ही बेटा, बहू के होश उड़ गए। इमरान पहले 1 हफ्ता माँ का हाल पूछने भी नहीं आया, लेकिन नोटिस आते ही माँ के पास दौड़ा। माँ अपने फैसले पर कायम थी। उन्होंने इंटरनेट, टीवी लाइसेंस, बिजली, गैस सब बंद करवा दिया। आखिरकार बहू मुआफ़ी मांगने आई, फिर बेटा भी आया, लेकिन नासरा बेगम नहीं मानी। 30वें दिन घर खाली हो गया। नासरा बेगम वापस घर आई, घर को साफ करवाया, रिफ्रेशमेंट करवाई, नई शुरुआत की। 1 माह बाद बेटा और बहू रोते हुए वापस आए। पोते का वास्ता दिया। नासरा बेगम ने सबक सिखाने के बाद उन्हें वापस आने दिया। इसके बाद बहू ने कभी बदतमीजी नहीं की, बल्कि इज्जत से अम्मी जी कहकर पुकारती रही। जरूरी नहीं कि इंसान ठोकर खाकर ही सुधरे, बल्कि वक्त पर रिश्तों की कदर समझ लेनी चाहिए। इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अपने हकूक को पहचानना और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना भी ज़रूरी है। रिश्तों में मोहब्बत, एहतराम ज़रूरी है, मगर अपनी मेहनत की कमाई और जायदाद पर भी हक हासिल होना चाहिए। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अपने हकूक़ को पहचानना और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना भी ज़रूरी है। रिश्तों में मोहब्बत और एहतराम ज़रूरी है, मगर अपनी मेहनत की कमाई और जायदाद पर भी हक हासिल होना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान आयशा रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।